हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आरबी लेगा हमारे और आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स टॉपिक पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अगर आप में से कोई भी दोस्त किसी भी प्रकार के कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा है और उस एग्जाम में अगर साइंस संबंधी विज्ञान संबंधी प्रश्न अगर पूछे जाते हैं तो यह वीडियो सिर्फ आपके लिए बनाया जा रहा है। विज्ञान संबंधी आपका कोई भी किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बेहद ही ज़्यादा उपयोगी साबित होने वाला है और आने वाले दिनों में हम इसी प्रकार के 14 से लेकर 15 वीडियो आपके लिए अपलोड करने वाले हैं। तो आज का ये पार्ट 1 जो है वो आपको किस प्रकार का लगता है कमेंट सेक्शन में लेकर बताना ना भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो आज का जो पहला प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार का है कि विश्व में ऊर्जा प्राप्ति का मुख्य स्रोत कौन सा है। जो हमारी ह्यूमन बॉडी है, जो मानव शरीर है, उस मानव शरीर को ऊर्जा देने के लिए सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है तो ये है कार्बोज, जो कि हमें गेहूं, मक्का, चुकंदर, आलू, शकरकंद, गुड़, शक्कर इत्यादि से हमें प्राप्त होता है। यह कहा जाए कि हमें ऊर्जा प्राप्त करने का सबसे सस्ता जो है वह तरीका क्या है, वह है कार्बोज। इसके अलावा और भी हो सकते हैं आर्टिफिशियल, परंतु वो थोड़ा कॉस्टली पड़ते हैं। ऊर्जा प्राप्त करने का सबसे सरलतम सबसे सस्ता तरीका कार्बोज। नेक्स्ट हमारा सेकंड क्वेश्चन है आज का, हमारा जो ह्यूमन रक्त है, जो मानव ब्लड है, उस मानव रक्त में ग्लूकोज की मात्रा कितनी होती है। ये होती है 80 ml से 100 ml के बीच में, 80 ml से 100 ml तक होती है। कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरलतम रूप क्या है, किसके बारे में पूछा गया है। जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उसका सबसे सरलतम सबसे इजीएस्ट रूप कौन सा है, यह है मोनोसेकेराइड। किसके बात की जा रही थी, कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। तो इससे आगे वाला जो प्रश्न है वो सेम इसी से संबंधित है। वो देखिए मैंने दो प्रश्न एक साथ लिए। रीजन ये है कि दोनों प्रश्नों में अक्सर मेरे विद्यार्थी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर पूछे शर्करा की सबसे सरलतम इकाई कौन सी है तब होती है ग्लूकोज। ऊपर पूछा था कार्बोहाइड्रेट का सरलतम रूप मोनोसेकेराइड और शर्करा की सबसे सरलतम इकाई जो है वह होती है ग्लूकोज। अब ग्लूकोज के 2-3 नाम और भी होते हैं, वह नाम और क्या क्या होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। ग्लूकोज का नाम होता है एक डेक्सट्रोज रक्त शर्करा, जिसको हम ब्लड शुगर के नाम से भी जानते हैं, और एक होती है अंगूर शर्करा। अंगूर शर्करा जो है वो अंगूरों में अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक मीठी वाली शर्करा कौन सी होती है। ऐसी कौन सी शर्करा है जो खाने में यानी स्वाद में सबसे ज्यादा मीठी होती है, उसका नाम है फ्रक्टोज। क्या नाम है उसका, फ्रक्टोज। और इसका एक अन्य उपनाम भी है जिसको फल शर्करा भी कहा जाता है। तो मित्रों दोस्तों आज का आगे वाला जो प्रश्न है, ये पहले बात कीजिए कि किसके बारे में की थी हमने, डेक्सट्रोज के बारे में, कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, सुक्रोज के बारे में। अब बात करते हैं सुक्रोज होता क्या है। सुक्रोज के एक उपनाम और क्या क्या होता है, एक इसका उपनाम है गन्ने की शक्कर। क्या है, गन्ने की शक्कर। एक होता है चुकंदर की शर्करा, एक और क्या नाम होता है, चुकंदर की शर्करा। एक देखिए जब मीठेपन की बात आई है तो हमें एक ये भी ध्यान रखना चाहिए, आपने अगर महसूस किया हो जब भी हम खाना खाना शुरू करते हैं तो खाना जैसे ही हम चबा चबा के खाना खा रहे हैं, कुछ समय बाद यानी 1-2 निवाले लेने के बाद या कुछ चबाने के बाद हमें ऐसा महसूस होता है कि हमारा जो भोजन है उसका मिठास बढ़ चुका है। उसका कारण क्या है, वो एक स्पेशल कारण है। चाहे आप ये मान लो कि आप चावल खा रहे हैं, ठीक है, ना मीठा है या नमकीन है, एकदम फीके चावल खा रहे हैं, तो भी कुछ समय बाद यानी कुछ समय आपको चबाने के बाद ऐसा महसूस होगा कि चावल जो है वो मीठे हो रहे हैं। उसका कारण होता है हमारे पास में डेक्सिन। डेक्सिन क्या चीज होती है वो देखिए, डेक्सिन के कारण जो है हमें कोई भी चीज मीठी लगने लगती है। जैसे रोटी पकाई जा रही है तो हल्के भूरे रंग की हो जाएगी, लाल भूरे रंग की। या फिर अगर चावल को सीधा सा किसी तवे पर गर्म किया जा रहा है तो हल्के भूरे रंग के हो जाएंगे। वो होता किसके कारण है, वो होता डेक्सिन के कारण। और उसी डेक्सिन की उपस्थिति के कारण हमें जो भोजन है वो कुछ समय बाद मीठा लगने लगता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं माल्टोज के बारे में। माल्टोज जो है इसका एक अन्य नाम भी होता है जिसको हम कहते हैं जई शर्करा। उसको क्या कहते हैं, उसका दूसरा नाम है जई शर्करा।
माल्टोज जो है ये अंकुरित अनाजों से बनाया जा सकता है। माल्टोज कहाँ से प्राप्त किया जाता है? अंकुरित अनाज, गेहूं है, मक्का है इत्यादि जो भी है अंकुरित अनाज उनसे प्राप्त किया जाता है। अब बात करते हैं लैक्टोज के बारे में। लैक्टोज जो सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? दूध में। दूध में लैक्टोज की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है, इसलिए इसको दुग्ध शर्करा के नाम से भी जाना जाता है। देखिए मित्रों, कंपटीशन एग्जाम देने के लिए भीड़ बहुत सारी आती है, पर सिलेक्शन केवल उन्हीं का आता है जो पहले दिन से लेकर अंतिम दिन तक कंटिन्यू अपनी स्टडी को जारी रखते हैं और अपनी जो स्टडी है वो किसी निश्चित गोल को सेट करके रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। ग्लाइकोजन या इसी का दूसरा नाम और है, उसको हम कहते हैं प्राणीज कार्बोज। ये जो है जीवित मानव तथा जानवरों के यकृत और मांसपेशियों में पाया जाता है। सीधा क्वेश्चन दूसरी भाषा में भी पूछा जा सकता है कि जो ग्लाइकोजन है वो ह्यूमन बॉडी में कहाँ पाया जाता है? यकृत में, मांसपेशियों में, यकृत और मांसपेशियां दोनों में, या फिर चौथा ही कोई ऑप्शन दे दिया जाए इनमें से कोई नहीं। तो यकृत और मांसपेशियां दोनों में पाया जाता है, चाहे वो मानव की बात की जा रही हो चाहे वे जानवरों की बात की जा रही हो, सभी में ये यकृत और मांसपेशियों में पाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेल्यूलोज के बारे में। सेल्यूलोज जो है वो मोटापे को कम करने का बहुत ही अच्छा साधन है। सेल्यूलोज का काम क्या है? मोटापे को दूर कर देता है, जबकि मोटापा बढ़ाता कौन है? एक तो बढ़ाता है कार्बोहाइड्रेट्स, वसा इत्यादि जो शरीर में एक्स्ट्रा फैट जो जमा हो जाता है उसकी वजह से मोटापा बढ़ने लग जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि देखिए एक होता है पेक्टिन। पेक्टिन का काम क्या है वो समझिए। अक्सर इस प्रकार का प्रश्न पूछ लिया जाता है। पेक्टिन जो है जैम तथा जेली बनाने में सबसे अधिक उपयोग किसका किया जाता है? वो होता है पेक्टिन का। पेक्टिन का प्रयोग जैम तथा जेली बनाने के लिए सबसे अधिक मात्रा में किया जाता है। अब मैं बात करता हूं कि जो भी एक स्वस्थ मनुष्य है उसको प्रतिदिन कितना कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो लेना चाहिए, उसके लिए कितना कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो उपयोगी रहता है, तब वो उसके लिए है आंसर है 400 से 500 ग्राम उसको कार्बोहाइड्रेट्स प्रतिदिन लेना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं वसा के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं? वसा के बारे में। अब जो वसा है सबसे पहले उसके बारे में बात करेंगे। सबसे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड बात करते हैं, बहुत बार पूछा जा चुका है। इसका रासायनिक नाम क्या, इसके जो केमिकल नेम है वो क्या होता है? वो होता है ट्राइग्लिसराइड। किसका नाम है? वसा का रासायनिक नाम है वो है ट्राइग्लिसराइड। अब हम सारी बात करेंगे इसकी कमी से क्या होता है, इसकी अधिकता से क्या होता है, इसे कौन कौन से रोग हो जाते हैं, सारी हम डिटेल से बात करेंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूं कि इसकी कमी से क्या होता है। इसकी कमी अगर शरीर में हो जाए तो त्वचा जो है, जो स्किन है हमारी, वो सूखी हो जाती है। स्किन कैसी हो जाती है? सूखी हो जाती है। ये जो है वो खुरदरी होने लगती है। ये जो है चमकीली नहीं रहती है। चमकीली मतलब ऐसे नहीं ये दूर से ही चमक रही हो, ऐसा नहीं। इसका रीजन है त्वचा सूखी हो जाती है, खुरदरी हो जाती है और चमकहीन, इसमें किसी प्रकार का कोई एक्टिविटी नहीं दिखाई दे रही है, एकदम सुस्त ढीला ढाला शरीर दिखाई देता है। ये किसकी बात की जा रही है? वसा की कमी के बारे में। अब मैं पहले बात करता हूं अधिकता से। अभी मैंने जस्ट पहले आपको बताया कि वसा की अधिकता से एक चीज तो हो जाती है कि शरीर में मोटापा बढ़ जाता है, और आपको पता हो मोटापा सबसे पहले शरीर में कहाँ आता है? पेट में, और सबसे बाद में जाता है। अगर कोई जिम भी ज्वाइन कर लेना तो सबसे पहले मोटापा पेट में आएगा, स्टार्टिंग की बात की जा रही है। उसके बाद में मसल्स में, पूरी ह्यूमन बॉडी जो है, उसके बाद में धीरे धीरे मोटापा जिस क्रम में शरीर में आता है उसी क्रम में वापस लौटेगा। अगर कोई मोटापे को, फैट को कम करना चाहता है तो उसके लिए एक बार तो पूरा उसको प्रयत्न करना पड़ेगा। पहले एक बार उसके मसल्स भी कम होंगे, सारा जो शरीर एक बार के लिए कम होगा, उसके बाद में पेट कम होगा। ऐसा नहीं कि पहले दिन जिम गए और आज देखा कि पेट कितना कम हुआ, ऐसा कंडीशन नहीं होती है। एक तो होता है मोटापे को बढ़ा देना, कौन करता है? वसा की अधिकता से। एक होता है वसा की अधिकता से डायबिटीज हो जाता है। वसा की अधिकता से क्या हो जाता है? डायबिटीज, जिसको हम कहते हैं मधुमेह रोग हो जाता है। ठीक है, अब वसा की अधिकता से जो रोग होता है उस रोग को नाम क्या है? उस रोग का नाम क्या है? रोग का नाम देखते हैं दो। एक तो है डर्मेटाइटिस,
क्या है? पहला रोग डर्मेटाइटिस और दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट उसको कहते हैं एक्जिमा, या आपने कहीं सुना होगा एक्जिमा सोरेसिस। वह किसकी कमी से होता है? वसा की कमी से ये दोनों डर्मेटाइटिस और एक्जिमा रोग हो जाता है। मधुमेह जो है वो भी किसकी अधिकता से होता है? वसा की अधिकता से होता है। दूसरी चीज, त्वचा जो सूखी है, चमकहीन है, वो कैसे होती है? वो वसा की कमी से हो रही है। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे जो सामान्यतः अगर बात की जाए, नॉर्मली बात की जाए, तो हमारे रक्त में जो कोलेस्ट्रॉल है, उस कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कितनी होनी चाहिए? उस कोलेस्ट्रॉल की जो मात्रा है वह होनी चाहिए 120 से 160 mg प्रति 100 ml। 120 से 160 मिलीग्राम होनी चाहिए, वो भी प्रति 100 ml के ऊपर। नेक्स्ट बात करते हैं प्रोटीन के बारे में। जैसे प्रोटीन का नाम आता है मित्रों, तो प्रोटीन के बारे में हमें पता होना चाहिए कि प्रोटीन के खोजकर्ता कौन है, इसकी खोजकर्ता कौन है और इसकी खोज जो है वह कब की गई थी। बात करता हूं इसकी खोज की, तो इसकी खोज जो है वो मूल्डर ने की थी। इसकी खोज किसने की थी? मूल्डर ने की थी, जो एक डच निवासी थे और जिन्होंने 1838 ईस्वी में प्रोटीन की खोज कर दी थी। प्रोटीन के कहां से प्राप्त होता है वो तो आपको पता होगा। प्रोटीन का सबसे उपयुक्त बेस्ट ऑप्शन है दालें। अगर बात करूं वसा के बारे में, तो वसा कहां से प्राप्त होती है? जितनी भी दालें हैं उनसे भी प्राप्त हो रही है, तेल से भी प्राप्त हो रही है, और उसके अलावा घी, मक्खन, दही, इन सबसे वसा जो है हमारे शरीर में एंटर कर रही है। प्रोटीन जो है उसके उपनाम भी है। जिस प्रकार शरीर की लिए सबसे उपयोगी अंग माना गया पानी, जल है तो कल है। पहला है शरीर के लिए उपयोगी पानी और दूसरा है नंबर पे कौन? प्रोटीन। प्रोटीन का नंबर हमारे ह्यूमन बॉडी की आवश्यकताओं के अनुसार दूसरा, पहला जल, दूसरा प्रोटीन, इसलिए इसको शरीर की आधारशिला के नाम से जाना जाता है। ये शरीर का आधार स्तंभ होता है। ठीक है, एक होता है नाइट्रोजन भोज्य तत्व भी इसका दूसरा नाम है। और प्रोटीन का आधार स्तंभ किसे कहा जाता है? जो प्रोटीन है उस प्रोटीन का खुद का जो है वो आधार स्तंभ किसे कहा जाता है? वो है एमिनो एसिड, एमिनो अम्ल। एमिनो अम्लों को जो प्रोटीन है उसका आधार स्तंभ भी कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, जो प्रोटीन है उस प्रोटीन की कमी से कौन कौन से रोग हो जाते हैं? प्रोटीन की कमी से भी बहुत सारे रोग हो जाते हैं, चाहे व्यक्ति की यानी बच्चे की, चाहे कोई भी उम्र हो, सबके लिए लागू होता है। सबसे ज्यादा है बच्चों पर डिपेंडेंट करता है। कमी से होने वाले रोग पे बात करते हैं। यदि एक पहला रोग है क्वासियोरकोर, एक पहला रोग है क्वासियोरकोर, 1 से 4 साल के बच्चों पर ये निर्भर करता होता है। ये रोग किसको होता है? 1 से 4 साल के बच्चों के। और ये रोग भी कब होता है? ये मान लो एक बच्चे का जन्म हुआ, जैसे दूसरे बच्चे का जन्म होगा उसके पश्चात, क्यों यही होता है गैप 1 से 4 साल तक, तो उसके बाद ये क्वासियोरकोर बच्चों में 1 से 4 साल तक के बच्चों में, यानी गैप जो टाइम पीरियड है वो हमें याद होना चाहिए। दूसरा रोग होता है प्रोटीन की कमी से सूखा रोग। ये जो बच्चों में कब होता है? 6 महीने से लेकर 18 महीने के बच्चों में ये रोग पाया जाता है। और एक तीसरा जो है वो है मेरास्मिक क्वासियोरकोर है, ये भी किसकी कमी से होता है? प्रोटीन की कमी से। अब मैं बात करता हूं किसके बारे में? विटामिन्स के बारे में, जो कि साइंस से संबंधित जो है हर परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें विटामिन संबंधी जो प्रश्न है वो एग्जाम में नहीं पूछा जाए। हर एक एग्जाम में विटामिन से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे विटामिन की कमी से होने वाले रोग के बारे में पूछा जाए, चाहे कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है, कौन सा वसा में घुलनशील है, सबके बारे में प्रश्न पूछा जाता है। आज मैं केवल घुलनशील के बारे में बात करता हूं, तो जल में घुलने वाले कौन से हैं, वसा में घुलने वाले कौन से। आने वाले वीडियोस के अंदर हम पूरी डिटेल के साथ इसमें चर्चा करेंगे। तो देखिए, पहले मैं बात करता हूं जो वसा है उसमें घुलने वाले विटामिन कौन कौन से हैं। पहला विटामिन है विटामिन ए, दूसरा विटामिन डी, विटामिन D2, D3, विटामिन ई और विटामिन के जो है वो वसा के अंदर घुलने वाले विटामिन है सारे के सारे। अब नेक्स्ट बात करता हूं मैं जल में घुलने वाले विटामिन कौन कौन से। एक तो B1, B2, B6, एक होता है नियासिन, एक कोलिन, एक बायोटिन,
एस्कॉर्बिक एसिड, फोलिक एसिड, ये इतने सारे जो है वो सारे जल में घुलने वाले विटामिन हैं। ये मैंने जो भी प्रश्न लिए हैं वो अक्सर जो भी एग्जाम होते हैं उनमें रिपीट होने वाले क्वेश्चंस है या आने की आशंका वाले प्रश्न हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आज का ये वीडियो आपको किस प्रकार का लगता है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने सभी दोस्तों में शेयर करें। इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के वीडियो में मुझे इजाजत दीजिए। मिलते हैं इसी प्रकार के एक शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।